अगला चैप्टर, टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, उनको लगा कि जो मूवमेंट जो है वो कई जगह पे वायलेंट होता जा रहा है और अभी सत्याग्रही जो है उनकी पूरी ट्रेनिंग नहीं हुई है, क्योंकि वो नॉन वायलेंट वाला पूरा मामला खत्म हो रहा था। मास स्ट्रगल के लिए अभी लोग तैयार नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी कुछ लीडर्स थे जो अब थक चुके थे मास स्ट्रगल से। वो चाहते थे कि वो प्रोविंशियल काउंसिल के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें लोग पार्टिसिपेट करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से शुरू हुआ था। उनको ये लगा कि ये ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज करने के लिए अगर हम लोग काउंसिल के अंदर रहेंगे तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे और हम लोग वहाँ पे रिफॉर्म की बात भी कर लेंगे। एंड ऑल्सो तो ये जो और ये भी कहेंगे कि जो काउंसिल्स हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है। इसमें सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज पार्टी बनाई। एक ये स्वराज पार्टी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी बनाई विद इन द कांग्रेस। तो हाँ, जब वो वापस हो गया, ये चौरा चौरी की बात हो रहा है, जब वापस हो गया कि अभी लोग तैयार नहीं है मास स्ट्रगल के लिए, तो हुआ कि सब हम लोग काउंसिल में हम लोग जाएंगे। कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे, तो जो सीनियर लीडर्स थे वो लोग ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड थे, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे। और जो यंग लीडर्स थे, हाँ आगे लिखा भी, जो यंगर लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वगैरह, वो लोग ज्यादा रेडिकल मास एजिटेशन के लिए और फुल इंडिपेंडेंस की बात वो लोग कर रहे थे। ऐसी स्थिति में इंटरनल डिबेट और शुरू हो गए कि क्या होना चाहिए इंडियन पॉलिटिक्स पे। लेट 1920s तक ये पूरा डिबेट चलता रहा। तो पहला जो द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। और पूरी दुनिया भर में 1929 का एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। मतलब प्रोडक्शन बंद होने लगा था ऑल ओवर द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगन टू फॉल, और एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है वो उनका दाम कम होने लगा 1926 में, और वो कोलैप्स हो गया 1930 तक। तो जब एग्रीकल्चर गुड्स की जब डिमांड जब कम हो गई तो इनका एक्सपोर्ट्स भी कम हो गया। अब पीजेंट्स जो थे, जो किसान थे, उनको मुश्किल लगा कि वो लोग अपनी फसल कैसे बेचेंगे और फिर रेवेन्यू कैसे देंगे। तो पूरे गांव भर में एक घबराहट शुरू हो गई कि अब क्या करें, फूड का डिमांड खत्म। इस बैकग्राउंड में इंग्लैंड में नई टोरी गवर्नमेंट आई। न्यू टोरी गवर्नमेंट मतलब कंजर्वेटिव पार्टी, जो इस समय भी है, जिससे ऋषि सुनक साहब प्राइम मिनिस्टर है, वो भी टोरी गवर्नमेंट से। इंग्लैंड में दो गवर्नमेंट्स हैं, एक कंजर्वेटिव है और एक लेबर। जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है वो पुराने ढर्रे पे चलती है, और लेबर गवर्नमेंट, जो लेबर पार्टी है, वो लेबर्स के फेवर की बात करती है, और वो कुछ हल्का सा वो सोशलिज्म है उसके अंदर। तो जो टोरी गवर्नमेंट जो थी, उसने ये था कि अगर ये लेबर पार्टी के हाथ में अगर मामला चला जाएगा ये हिंदुस्तान को के बारे में डिसाइड करने के लिए, तो वो लोग उनके फेवर में ज्यादा वो लोग रहेंगे, क्योंकि वो लोग बराबरी की बातें करते थे और लेबर क्लास की बात करते थे, या जो भी ऑपरेस्ट पीपल थे उनके भलाई के लिए थे। और टोरी गवर्नमेंट कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, ये सब राइट विंग वाले थे। तो एक स्टैट्यूटरी कमीशन, मतलब जो एक गवर्नमेंट ने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया अंडर सर जॉन सैमन, इसको सैमन कमीशन नाम दिया गया। ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसके रिस्पॉन्स से बनाया गया, और कमीशन जो था उसको देखना था कि ये इंडिया में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स में क्या क्या चेंजेस अब हो सकते हैं, कि इतना बड़ा मूवमेंट चल चुका है, तो इनकी क्या डिमांड थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, सब लोग
ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे सब। इस बात पे हुआ कि साहब हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे हैं, स्वराज की बात कर रहे हैं, और हमारे बारे में सारा निर्णय अंग्रेज लोग लेंगे, इंडियंस की कोई से ही नहीं है यहाँ पर। इस बात पे जगह जगह हर जगह पे उसका बाइकआउट शुरू हुआ। जब साइमन कमीशन आया इंडिया में 1928 में, तो एक साइमन गो बैक के नारे लगे, गो बैक साइमन। सभी पार्टी जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी ने इस डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया। सब वहाँ उस समय की मेजर पार्टीज है। और उनको शांत करने के लिए उसमें वायसराय लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। उन्होंने अनाउंस किया अक्टूबर 29 में एक वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस हम लोग दिया जा सकता है भविष्य में, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भविष्य का कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। क्योंकि यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था हुआ कि साहब इसको ना हो, साइमन यहाँ पे अपना काम ठीक से कर ले जो कमीशन आया है। इससे कांग्रेस लीडर सेटिस्फाइड नहीं हुए, और जो रेडिकल्स थे कांग्रेस के अंदर, रेडिकल्स मतलब जो लोग बहुत एडवांस बातें कर रहे थे, जो ये एक मीटिंग हो रही है इलाहाबाद में 1931 में। गांधी जी के अलावा आप देख सकते हैं वल्लभ भाई पटेल भी हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पे ये नेहरू जी हैं, ये नेहरू जी इधर हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ये देखिए ये सुभाष चंद्र बोस हैं। नेहरू जी कहाँ हैं? नेहरू जी ये हैं, लिख रहे हैं ना एक्सट्रीम लेफ्ट में। अच्छा ये है नेहरू जी, हाँ ये है नेहरू जी, हाँ। ये सुभाष चंद्र बोस कुछ CST सुनने, तो ये जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ये लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये लोग यंग हैं, ये लोग नए जमाने की बातें कर रहे हैं, और दोनों ही लोग कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हैं। और इन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए हुए थे, हम लोग इसके पहले वाले हमने पढ़ा था जब अवध में ये कर चुके थे काम किसानों से, पीजेंट्स के साथ में। तो जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस जो है वो लोग ज्यादा असर्टिव हुए। जो लिबरल और मॉडरेट सोर्स थे, ये जो ओल्डर जनरेशन के लोग थे, हुवर जो लोग के कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रिटिश डोमिनियन ही रखा जाए। उनका अब जो मतलब जो सीनियर लोग थे, अब उनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे खत्म होने लगा था, क्योंकि अब उनकी बातों की उतनी वैल्यू नहीं रह गई थी। अब और ज्यादा यंग आ गए थे, तो यंग लोग जो होते हैं वो लोग ज्यादा रेडिकल होते हैं, ज्यादा उनकी नई डिमांड्स होती है, भविष्य उनको देखना होता है। जैसे आप लोग में और आपके पेरेंट्स के बीच में जो डिफरेंसेस है, जिसको जनरेशन गैप कहते हैं, उसी तरीके के यहाँ भी शुरू हो गए थे। तो एक तरफ मोतीलाल नेहरू है और CR दास है, और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस है। तो मोतीलाल नेहरू फादर है, जवाहरलाल नेहरू उनके बेटे, तो वो फिर जनरेशन गैप हर जगह पे दिखाई पड़ेगा। तो इन दिसंबर 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने लाहौर कांग्रेस में, तो और पूर्ण स्वराज की डिमांड दी उन्होंने, या फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। ये बहुत लंबा सा पूरा है, इसके बारे में हम लोग एक अलग से बात करेंगे हम लोग फिर कभी, लेकिन अभी 10th के बच्चों के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, तो इतने पे भी हम लोग रुक जाते हैं। और 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर हुआ कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, और एक प्रतिज्ञा लेंगे कि हम लोग तब तक हम लोग स्ट्रगल करते रहेंगे जब तक हम लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंस ना मिले। पूर्ण स्वराज में ये था कि हम लोग डोमिनियन स्टेटस से एक स्टेप आगे हम लोग फॉरेन पॉलिसी भी अपनी बनाएंगे। डोमिनियन स्टेटस में फॉरेन पॉलिसी जो है ऐसी बननी होती थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बनेगी। उन्हें हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये द फॉरगॉटन हीरो आपने देखी कि नहीं देखी अभी तक? सुभाष चंद्र बोस के द फॉरगॉटन हीरो जरूर देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया मूवी बनी है।
बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन उसको बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life. और गांधी जी जो थे वो कह रहे थे कि जो हम लोग के जो कॉन्क्रीट इश्यूज हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग को उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये एक सोचो, द इंडिपेंडेंस डे प्लस 26 जनवरी 1930 को, वी बिलीव दैट इन द इनएलिनिएबल राइट ऑफ द इंडियन पीपल as of any other people to have freedom and to enjoy the fruits of their toil and have the necessities of life. एक ये इनएलिएबल राइट है, ये नेहरू जी का स्पीच है, जिसमें एक ऐसी फ्रीडम मिली जिसमें कि जो जिंदगी की आवश्यकता है वो पूरी हो, जिससे है फुल अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ, जिसमें को पूरी अपॉर्चुनिटी मिले ग्रोथ की, सुविधाएं हो, फिरने की सुविधाएं हो, लाइब्रेरीज हो, एग्जाम दे सकें, क्वालिफाई कर सकें, जहां तक बढ़ना चाहिए वहां तक बढ़ सके, ये है डिमांड। We believe also that if any government deprives the people of these rights and oppress them, इन राइट्स को, इसको हम लोग फंडामेंटल राइट बोलते हैं, हम लोग ह्यूमन राइट बोलते हैं, अगर इसको ऑप्रेस किया जाता है, देन पीपल हैव अ फर्दर राइट टू ऑल्टर इट और टू एबॉलिश इट। अगर गवर्नमेंट दबाती है राइट्स को, तो हम उसको बदलेंगे, गवर्नमेंट को, नियमों को, और उसको गवर्नमेंट को एबॉलिश करना होगा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया हैज नॉट ओनली डिप्राइव्ड इंडियन पीपल ऑफ देयर फ्रीडम, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसने जहां पे लोगों को फ्रीडम डिनाई कर दिया है, बट सिर्फ ऑन द एस्पेक्ट ऑफ द मासेस, और मासेस के गवर्नमेंट चल रही है, और उसने तरीके से बर्बाद कर दिया, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। We believe therefore that connection and attachments for other independence, वो राइट्स चाहिए जिससे आदमी आगे बढ़ सके, उसको जो पाना है वो पा सके, और ये जो जिस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है और फ्रीडम नहीं दी जा रही है, ये अब नहीं चलेगा। ये 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू के भाषण में था। गांधी जी डे टू डे प्रॉब्लम्स को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी ने found in salt a powerful symbol that could unite the nation. महात्मा गांधी found in salt, उनको नमक उन्होंने उठाया, जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान एक साथ जुड़ सकता है। और 31 जनवरी 1930 को एक लेटर दिया उन्होंने वाइसरॉय इरविन को, उनको 11 डिमांड अपनी बताई, हमारी 11 डिमांड है, कुछ जनरल इंटरेस्ट की थी, बाकी अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस थी, डिफरेंट क्लासेस की डिफरेंट डिमांड थी, फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स, इंडस्ट्री से लेकर के किसानों तक की जो डिमांड्स थी, वो उन्होंने कहा कि हमारी 11 डिमांडें हैं। तो आइडिया था कि इसको डिमांड को हम लोग वाइड रेंजिंग बनाया जाए, जिससे कि सभी क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम एंड एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन अ यूनाइटेड कैंपेन। और जो हम लोग कैंपेन चलाएंगे उसमें सब लोग आ जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए, मिडिल क्लास भी आए, पीजेंट्स भी आए, और जब पूरा सब लोग मिलकर के अब एजुकेशन के लिए आगेंगे तो उसके कुछ अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। द मोस्ट स्टनिंग ऑफ ऑल दिस वाज द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। और इसमें जो सबसे बड़ी जो डिमांड थी कि ये था कि सॉल्ट टैक्स को खत्म, एबॉलिश किया जाए। नमक एक ऐसी चीज थी जिसको गरीब और अमीर दोनों लोग इस्तेमाल करते थे, एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड। और बिना नमक का खाना कैसा लगता है आप लोग जानते ही। एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड। द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली इट्स प्रोडक्शन, और गवर्नमेंट की मोनोपोली थी इसके
प्रोडक्शन में, कोई और नहीं शॉर्ट बना सकता था, सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती थी, गवर्नमेंट ही बेचती थी, उसके ऊपर टैक्स लगाती थी। इसके ऊपर एक कहानी है, प्रेमचंद ने लिखी हुई है, नमक का दरोगा। हाँ, उसके अलग इंस्पेक्टर्स हुआ करते तो बड़ी मतलब उसमें लोग बहुत घूस वाली नौकरी मानी जाती, तो लोग बहुत घूस कमाते थे। नमक का दरोगा प्रेमचंद ने मतलब पूरी मानसरोवर ही है, कहानियों का पूरा कलेक्शन है। हाँ, तो महात्मा गांधी का जो लेटर था वो एक अल्टीमेटम था कि अगर ये डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हुई तो हम लोग, हाँ हम लोग, हाँ, कांग्रेस जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 11 मार्च तक का टाइम था, 11 मार्च तक हमारी डिमांड मान लीजिए, वरना फिर तैयार हुई है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। इरविन बात नहीं करना चाहते थे, अनविलिंग टू नेगोशिएट, नहीं फालतू बातें। सो महात्मा गांधी ने अपना फेमस दांडी मार्च शुरू किया, जिसको हम लोग नमक सत्याग्रह कहते हैं। 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स लिए, 240 मील का था, 240 मील चलना था, और 78 लोग लिए, और साबरमती से सब लोग शुरू हुए, और साबरमती से लोग गुजरात के कोस्टल टाउन ऑफ दांडी तक गए, इसीलिए इसको दांडी मार्च बोलते हैं। और वॉलंटियर्स जो थे वो 24 डेज चले थे, 24 दिन चलो चले, 10 मील लगभग डेली, ठीक, 24 दिन तक 10 मील डेली चलना था, लगभग 16 किलोमीटर। और हजारों लोग उनको सुनने आते थे। भाई 16 किलो तो बीच में जहां जहां जगह पड़ती थी वहां पे सब लोग आते थे, उनको वो अपनी बातें बताते थे, और जहां भी वो रुकते थे वो टोल्ड, और सबको बताते थे कि स्वराज का मतलब क्या है, और उनसे कहते थे कि आप लोग सब लोग पीसफुली आप लोग ब्रिटिश को नियमों को डिफाई करिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लोग का चल रहा है कि जो पहले नॉन कॉपरेशन था, लोग गवर्नमेंट से हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे। अब की बात है कि हम लोग अनजस्ट लॉ को नहीं हम फॉलो करेंगे, अब हम लॉ तोड़ेंगे। तो पहला लॉ ये तोड़ने चल रहे हैं नमक। नमक पे गवर्नमेंट की मोनोपोली है, नमक कोई और बना नहीं सकता, नमक के ऊपर टैक्स है। गांधी कहते हैं हम नमक बनाएंगे। 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, वो दांडी पहुंचते हैं। तो 6 अप्रैल में से 24 दिन घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 मार्च आखिर है ना। तो वो दांडी पहुंचे, और सेरेमोनियली उन्होंने लॉ को वायलेट किया, लॉ तोड़ा, और सॉल्ट बनाया सी वाटर को बॉइल करके। मूवी देखिएगा गांधी उसमें है कि साहब ये चुटकी भर नमक बना लेने से आप ब्रिटिश साम्राज्य को आप हिला नहीं पाएंगे। 50 देशों में उनका सूरज, 50 देशों में शासन है, और ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज डूबता नहीं था, एक जगह डूबता था कहीं और पे निकल आता था, एक जगह रात रहती थी तो दूसरी जगह दिन शुरू हो जाता था, उतनी बड़ी एरिया पे। उन्होंने कहा कि साहब चुटकी भर नमक बना के हमको क्या खिला पाएंगे, लेकिन गांधी ने हिला दिया। ये शुरू हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो बिगिनिंग थी। अब ये मूवमेंट इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था, पहले हम लोग की आपसे बातचीत हो गई कैसे अलग था ये। गांधी जी हैं, जा रहे हैं, अब की लॉ तोड़े जाएंगे, और हजारों लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में नमक कानून तोड़ने लगे, सॉल्ट बनाने लगे, और गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुआ। जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता गया, फॉरेन क्लोथ का बायकॉट, लिकर शॉप्स पे पिकेटिंग, धरना शराब की दुकानों पे, पीजेंट्स ने मना कर दिया कि रेवेन्यू नहीं देंगे,
और जहां पे सॉल्ट नहीं बच सकता था वहां पे गांव में चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। सॉरी सॉरी। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड एंड इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज। ये सारी चीजें जो वहां पे नॉन कॉपरेशन वगैरह में उस समय जो थी जिसके अगेंस्ट में था, अब की बार उन नियमों को तोड़ना समझ शुरू कर दिया। गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड गेहूं, जहां जहां जाना मना तो वहां भी सब लोग अब जाने लगे। रिजर्व फॉरेस्ट में जो गवर्नमेंट के थे वहां पे अपने जानवर को लेके जाने लगे चराने के लिए, वहां से लकड़ी भी खाने लगे। हम नियम नहीं मानेंगे। वरीड बाय द डेवलपमेंट, और इससे गवर्नमेंट परेशान होने लगी कि ये क्या होने लगा। कोई भी कह रहा था कि पकड़े जाके मारे जाएंगे, कितनों को मारेंगे भाई आप, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। और दिस लेड टू द वायलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस। और ये कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अरेस्ट करना शुरू किया सारे लीडर्स को, कांग्रेस के 1 by 1 सब लीडर जेल में हैं। जब खान अब्दुल गफ्फार खान, ये एक गांधी जी के बड़े शिष्य थे, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था, पाकिस्तान के उधर बॉर्डर पे थे, अफगानिस्तान पे। वो उनको जब अरेस्ट किया गया अप्रैल 1939 में, 1930 में तो जो क्राउड था उन्होंने पेशावर की सड़कों पे डिमॉन्स्ट्रेशन किया, और गांधी तो पहले ही अरेस्ट हो गए। गांधी जी, नेहरू, पटेल सब अरेस्ट। हाँ, उसके जैसे जैसे नहीं होने वैसे तुरंत अरेस्ट करनी पड़ी। और आर्मर्ड कॉर, मतलब जिसको आप टैंक बोलते हैं, टैंक वैंक लेकर के आ गए और पुलिस फायरिंग हुई, बहुत लोग मरे। A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial worker in Sholapur attacked police post. कि उसके बाद 1 महीने बाद वहां पे पुलिस पोस्ट पे भी अटैक हुआ, म्युनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह अटैक होने लगे। ऑल स्ट्रक्चर्स दैट सिंबलाइज्ड द ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल के सिंबल थे, म्युनिसिपलिटी, पुलिस पोस्ट, लॉ कोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह पे अटैक शुरू हो गया। गवर्नमेंट घबरा गई और ब्रूटल रिप्रेशन शुरू हुआ, और लगभग 1 लाख लोग अरेस्ट हुए। बच्चों को, वुमेन्स को मारा जा रहा था। ये फोटो तक देखिए, पुलिस क्रैकडाउन ऑन द सत्याग्रही। ये इतने लोग हैं, कितने लोगों को पुलिस मारने जाती है। एक दूसरा दौर रहा होगा, हर आदमी को लग रहा होगा कि बस सब ठीक हो जाएगा, भारत आजाद हो जाएगा। गुलामी अलग चीज होती थी, साहब लोग होते थे। कम से कम आप लोग को गुलामी से हम लोगों को नहीं पाला पड़ा। In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to color the movement and entered into a pact with the Irwin on 5th March 1931 में। बेटा इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस हैं। एक्चुअली उधर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें गांधी का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था, कांग्रेस का यहाँ पे लगे हुए थे, तो वहां से आया, इंग्लैंड से आया कि भाई कांग्रेस को पार्टिसिपेट करवाइए, तब गांधी हिल इम्पैक्ट हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल सर्विस में अक्सर पूछा जाता है। हाँ, अक्सर पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग सिविल सर्विसेज वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे हम लोग। तो गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन, यही डिमांड हुई थी कि इनको पार्टिसिपेट करवाइए, और बदले में उन्होंने कहा कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में जो हो रही थी, बेसिकली साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर वहां पे बातचीत हो रही थी। तो सब लोग का, कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बाबा साहब भी गए थे। बाबा साहब तो तीनों में गए थे, बाबा साहब गए थे, हिंदू महासभा उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ये नहीं, यहाँ पे कांग्रेस वाले मूवमेंट करे तो बिना कांग्रेस से कैसे बात हो रही, क्योंकि कांग्रेस उसमें हिंदुस्तान के मासेस को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो वह के साथ कांग्रेस को पार्टिसिपेट करवाइए, जो उनकी डिमांड है पूरी करिए। तो फिर यही गांधी इम्पैक्ट हुआ था, और दिसंबर 1931 में गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर दिस कॉन्फ्रेंस।
गांधी जी, लेकिन वहां पे कोई हो नहीं पाया। तो वो वापस आके डिसअपॉइंटेड, वापस आके उन्होंने एक नए तरीके से गवर्नमेंट ने रिप्रेशन शुरू किया। अब्दुल गफार खान, नेहरू, सब लोग जेल में ही थे। सबको, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। हाँ, और अब ये लोग ना कोई मीटिंग कर सकते थे, ना डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते थे, ना बाइकआउट कर सकते थे, और सबको उठा के जेल में ठीक से सबको ठूस दिया गया। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस। अच्छा, ये सब लोग थे। फिर गांधी जी ने दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, लेकिन अब की बार दबा दिया। इट लॉस्ट इस मूवमेंट 1934 तक सब खत्म हो गया। एक बॉक्स, to the altar of this revolution we have brought our youth has in since बहुत सारे नेशनलिस्ट थॉट्स इसमें आए, स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। उनका कहना था कि सब ऐसे नहीं जीता जाएगा, हथियार उठाने पड़ेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान साहब, सचिन सन्याल, सब लोग थे। और इन लोग की मीटिंग हुई फिरोज शाह कोटले। खैर उस समय तो ये राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, इन लोग को तो खैर फांसी ही हो चुकी है। ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पे दिल्ली में। और इनके उस समय के लीडर, उस समय के लीडर थे भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष। और एक और हुआ कि सब हथियार उठाने हैं, और वहां पे मीटिंग हुआ। ऐसा टारगेटेड कि कुछ ब्रिटिश पावर के सिंबल्स हैं। भगत सिंह और बटकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। लेजिस्लेटिव असेंबली में दो लड़कों ने बम फेंका। एक जने कह रहे अभी भी फेंका गया था। बेटा वो ब्रिटिशर्स का केस फेंका गया था, वो ब्रिटिशर्स का केस पे फेंका गया था। नहीं, फटने वाला वो भी नहीं था। फटने वाला बम अब की बार भी नहीं फेंका गया था, लेकिन अब की बार पूरी पूरी इंक्वायरी चल रही है कि ये कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं थी। ये बुरा का चक्कर क्या था, उन लोगों का मतलब, चलिए आप लोग से भी मतलब नहीं है। क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम तक आप लोग सीमित रही। भगत सिंह, बटकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो इतना ही नहीं, जिस ट्रेन में लॉर्ड इरविन जा रहे थे उसको उड़ाने की कोशिश भी करेंगे। गांधी नहीं, वायसराय है भाई। लॉर्ड इरविन वायसराय हैं। लॉर्ड इरविन यहाँ के मतलब हिंदुस्तान के सब कुछ वही है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी जिसको आपको, सारी पावर उनके पास है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं कंट्रोल करने के लिए, जो मर्जी वो कर सके। तो भगत सिंह उस समय 23 साल के थे जब उन पर मुकदमा चला और उनको फांसी हो गई, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने दे दिया। और जब उनका जब ट्रायल चल रहा था, मुकदमा चल रहा था, उन्होंने कहा कि हम बम और पिस्तौल को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सोसाइटी में क्रांति हो। उनका बम पिस्तौल, लेकिन एक रिवोल्यूशन तो सोसाइटी में होना ही चाहिए। रिवोल्यूशन जो है तो इनएलिनेबल राइट है मानवता का। क्रांति होनी चाहिए। फ्रीडम इज द इम्प्रेस्क्रिप्टिबल बट राइट ऑफ ऑल। वही जो तिलक ने कहा था, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको कोई ले नहीं सकता है। द लेबर इज द रियल सस्टेनर ऑफ द सोसाइटी। और जो लेबर है, जो मजदूर है, इसी से पूरी सोसाइटी चलती है। यही पूरी सोसाइटी चलाता है। अगर मजदूर ना हो कुछ नहीं हो पाएगा, सारी मेहनत वो करता है। और टू द ऑल्टर ऑफ दिस रिवोल्यूशन वी हैव ब्रॉट अवर यूथ एज इंसेंस, फॉर नो सेक्रीफाइस इज टू ग्रेट फॉर दिस मैग्निफिसेंट। उन्होंने कहा कि बलिदान जो है
ये कोई इतने बड़े कॉज के लिए ये बलिदान बहुत छोटी थी। वी आर कंटेंट, वी अवेट द एडवेंट ऑफ रिवोल्यूशन, हम इंतजार करेंगे उस क्रांति का, इनकलाब जिंदाबाद, उस क्रांति का इंतजार होगा जिसमें मजदूर को उसका हक मिलेगा। भगत सिंह, उस वो आइडिया, उस समय का जो पूरा पीरियड है उसमें सोशलिज्म बहुत डोमिनेट कर रहा है। वो लोग चाहते थे कि ये लोग ये कम्युनिस्ट विचारधारा से हैं, ये कार्ल मार्क्स से प्रभावित हैं। अंत में एकदम फांसी के ठीक पहले ये बुक पढ़ते हैं, ये अपनी किताब भी लिखी हुई उन्होंने, वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। मानवता के लिए वो लोग हैं। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, लोगों ने मूवमेंट को कैसे देखा। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, आप लोग तो मान लो भी हर आदमी अपने हिसाब से देखेगा। कंट्री साइड में, गांव में जो रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज जैसे पट्टीदास ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। Being producers of commercial crops, they were very hard by the trade depression and failing prices। तो जो किसान जो थे, जो बड़े किसान थे, जो कॉमर्शियल खेती कर रहे थे, जो कि डिप्रेशन आया हुआ था, तो उनकी भी आमदनी खत्म हो गई थी। तो जो पट्टीदार जो होते हैं गुजरात के बड़े किसान, जैसे यहाँ पे जाट होते हैं यूपी में आपके यहाँ, तो एज देयर कैश इनकम डिसअपियर्ड, तो उनके कैश खत्म हो गया, तो उनको गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने में दिक्कत होने लगी। On the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. These rich peasants become enthusiastic supporters of the civil disobedience movement। और ये जो अमीर किसान जो थे, जाट आप समझे, ये जो वेस्टर्न यूपी वाली बेल्ट है, जो राजस्थान के जाट कम्युनिटी है, जो हरियाणा में है, जो हरियाणा जहाँ पे गुड़गांव है, चीजें फरीदाबाद है, तो वहाँ के किसान अमीर किसान हैं, जाट हैं, तो इनका तो वो लोग भी अब आगे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने अपनी कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज करी और फोर्सिंग द इलेक्टेड मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बाइकआउट प्रोग्राम। और सब मेंबर्स से कहा कि कम से कम बाइकआउट प्रोग्राम में सब लोग आप लोग शामिल हुई। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। उनके लिए स्वराज का मतलब था अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज, रेवेन्यू कम कराने, उनके लिए स्वराज का यह मतलब था। हर एक के लिए अलग अलग होगा, लेकिन वो डीपली डिसअपॉइंटेड हुए जब मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ हो गया 1931 में, बिना रेवेन्यू खत्म करे हुए, बिना रेवेन्यू, हाँ बिना खत्म नहीं मतलब, हाँ रिवाइज के बिना रेवेन्यू कम करवाए हुए। तो हाँ, तो दोबारा उन्होंने कहा कि इसका कोई फायदा तो होता नहीं। जो प्रॉपर जो पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। जो पीजेंट्री थे उनको, जो छोटे किसान थे, जो गरीब मजदूर थे, उनको उससे कोई मतलब नहीं था। वो उनके छोटी छोटी मतलब खेती होती थी, 1 बीघा 2 बीघा, तो दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड, उसको लोग लैंडलॉर्ड से वो लोग किराए पे ले लेते थे, उसी पर लोग अपनी छोटी खेती करते थे। तो एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम्स dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent। अब वो अपना रेंट नहीं दे पा रहे हैं लैंडलॉर्ड को, जिससे उन्होंने जमीनें ली हुई हैं, जिसको आप अधिया कहते हैं यहाँ पर, वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। वो चाहते थे कि जो अनपेड रेंट है, they wanted the unpaid rent to the landlord to be remitted। वो जो रेंट है वो ना दिया जाए। तो इनको मतलब वो जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कितना देंगे वो नहीं दे पा रहे हैं, उसको माफ करिए। बड़े किसान कह रहे थे कि रेवेन्यू कम करिए। तो हर एक का अपना अलग अलग मतलब था, तो उन्होंने रेडिकल मूवमेंट्स ज्वाइन करना शुरू किया, जो कम्युनिस्टों के हाथ में था, जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट। Apprehensive of raising issues that might upset
to the rich peasants and landlords, Congress was unwilling to support no rent campaign in most places. So the relationship between poor peasant and Congress remained uncertain. अब ये जो अप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इशू दैट माइट अपसेट द, वो इशू उठाना जिससे कि अमीर किसान और अमीर लोग नाराज हो जाए, कांग्रेस उससे पीछे हट गई। तो अब जो गरीब लोग थे वो कंफ्यूज हो गए, भाई ये तो इनसे अपील करनी थी जो बड़े जमींदार थे, जो बड़े किसान थे। कांग्रेस को लगा है इनसे अगर हम लोग कहेंगे तो ये सब नाराज हो जाएंगे, तो उन्होंने गरीब लोगों को उन्होंने छोड़ दिया और बड़े लोगों के हिसाब से उनको लोग सपोर्ट करने लगे। अक्सर यही होता है, अक्सर यही होता। बिजनेस क्लास के लिए क्या मतलब था? वो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट से कैसे वो लोग अटैच हुए? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत पैसा उन्होंने कमाया था, ह्यूज प्रॉफिट्स, बिकेम बड़े पावरफुल हो गए थे क्योंकि डिमांड आई थी ढेर सारी चीजों की, तो वो डिमांड इंडिया में से लोग पूरी कर रहे थे। अब वो लोग अपना बिजनेस वो लोग बढ़ाना चाह रहे थे। अब उन्होंने रिएक्ट किया कॉलोनियल पॉलिसीज के अगेंस्ट में और उन्होंने कहा कि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को रोका जा रहा है। वो चाहते थे कि इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स जो है वो ना हो, तो अगर बाहर से सामान नहीं अगर आएगा तो लोकल सामान बनेगा, तो लोकल सामान बनेगा तो उनकी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी। एंड अ रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स, जो रुपए का जो पाउंड के साथ जो रिलेशन था उसके अगेंस्ट में फॉरेन एक्सचेंज रेशियो, उसको उन्होंने कहा कि इसको ठीक करिए, इतना मत आगे बढ़ाइए। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल, और अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए उन्होंने ये फिक्की बना लिया जो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1920 में, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को फिक्की बोलते हैं, ये 1927 बना। पहले 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस बनाया, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस बना 1920 में, और फिक्की बना 1927 में। जो बड़े बिजनेस हाउसेस, कॉर्पोरेट हाउसेस का पूरा ऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब ये गवर्नमेंट से बात करते हैं कि हमारी ये डिमांड है, और उसमें जो बड़े बिजनेसमैन थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जीडी बिरला, इन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी पे कहा कि ये गलत बात है, इंडियन इकोनॉमी को कॉलोनियल कंट्रोल से बाहर रहे। भाई आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाइए, बाहर से सामान आना बंद हो अपने यहाँ के बिजनेसमैन के लिए, उनके फेवर क्यों कर रहे हैं? उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया जब पहले लॉन्च हुआ। कैसे? फाइनेंशियल असिस्टेंस देके एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स, ना तो हम इंपोर्टेड गुड्स बेचेंगे और ना ही हम खरीदेंगे, लोकल अपना जो बनेगा उसी से देखेंगे। और कांग्रेस को पैसा दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाने के लिए, तो पैसे की समस्या खत्म हो गई। ये एक है, सब इंपॉर्टेंट डेट्स ये आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग इसमें बातचीत कर लेंगे। ये एक बहुत है, ये बाबा साहब ने 1930 में डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया। डिप्रेस क्लास के लिए, और ये ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बाबा साहब ने, डिप्रेस क्लास के लिए बाबा साहब ने बहुत काम किया हुआ है, और इनको भगवान का दर्जा मिलता है। शादी ब्याह में जहाँ पे अपर कास्ट में जहाँ पे गणेश जी की पूजा होती है, वहाँ पे जो डिप्रेस क्लास है वहाँ पे उनकी जगह पे लोग बाबा साहब की पूजा करते हैं। भगवान का दर्जा मिला हुआ, और उन्होंने किया भी है, ऐसा नहीं कि वो बड़े पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, इकोनॉमिस्ट थे। केवल इकोनॉमिस्ट ही नहीं थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और उस जमाने में ये इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़े थे,
पढ़े भी थे, पीएचडी भी करी थी और कई बुक्स उन्होंने लिखी हुई हैं। उनके बारे में हम लोग एक अलग से पूरी बातचीत करेंगे। बाबा साहब, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। ये इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो था, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया लार्ज नंबर में, नागपुर रीजन छोड़ के। नागपुर रीजन में बाबा साहब भी थे और हिंदू महासभा आरएसएस का भी वहां पे नींव पड़ चुकी थी तब तक। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो कांग्रेस के पास आ गए और वर्कर्स स्टेट अलूफ। तो अब की बार इंडस्ट्रियलिस्ट पास आ गए कांग्रेस के और वर्कर्स कांग्रेस से दूर हो गए। क्लियर? तो पैसा तो आ गया, मासेस, ये वर्कर्स दूर हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। लेकिन उसके बाद भी कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप लोग अभी तक? हाँ, बात क्लियर है? कुछ याद तो नहीं करना है ना? सवाल ऐसे इसी तरह के अक्सर आते रहते हैं कि सब इंडस्ट्रियल वर्कर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 1905 में इंडस्ट्रियल वर्कर पार्टिसिपेट करते हैं, नॉन कॉपरेशन में भी करते हैं, यहां पे नहीं कर रहे। और सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम लाइक बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, अपने मूवमेंट के लिए लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशन। देवर स्ट्राइक बाय रेलवेज, देर और कुछ स्ट्राइक्स हुई रेलवे वर्कर्स की 1930 में एंड डॉक वर्कर्स की 1932 में। छोटा नागपुर इन माइंस, अभी जॉग्राफी में आप पूछ रहे थे छोटा नागपुर के बारे में, तो छोटा नागपुर की जो माइंस थी वो गांधी कैप, गांधी टोपी पहनी और प्रोटेस्ट में और रैलीज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बाइकआउट कैंपेन्स में पार्टिसिपेट भी किया। ठीक, छोटा नागपुर में गांधी टोपी पहनना एक सिंबल था उस समय। लेकिन कांग्रेस जो थी वो रिलेक्टेंट थी इन वर्कर्स को इंक्लूड करने में, टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ हिज प्रोग्राम ऑफ द स्ट्रगल। लेकिन अपने इस प्रोग्राम में वर्कर्स की डिमांड को कांग्रेस ने नहीं रखा था। ठीक, वर्कर्स की डिमांड को कांग्रेस ने अपने एजेंडा में नहीं रखा था। उनको लगता था कि अगर इनके वर्कर्स की डिमांड को रखेंगे तो बिजनेसमैन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हमसे हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को वो लोग जरूर चाह रहे थे क्योंकि पैसा वही लोग दे रहे थे, और आप भी जानते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार किसकी बात रख के देखा? इन्होंने कोई पूछ रहा है कि एक बार उनकी बात रख के देखा तो किसकी? इंडस्ट्रियलिस्ट की बात रख के, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो बेटा वो तो बढ़िया चल ही रहा था, लेकिन वहां पे उसको बाद में हटा लिया गया था। इन्होंने कॉपरेट नहीं किया। नहीं, उसमें सबने पार्टिसिपेट किया है, वहां पे पूरा आ रहा था ना, फॉरेन क्लोथ का तो बहिष्कार हो ही रहा था। वहां तो बहुत उम्मीद, वहां तो सारी पार्टी साथ थी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सब लोग उस समय थे। यही सब गांधी के क्रिटिसिज्म में से है इसको कि मतलब पूरी उम्मीदें उधर लगी हुई थी ना कि अब कुछ हो जाएगा, सब हो जाएगा। हिंद स्वराज ने कहा था साल भर का टाइम दीजिए, उसके बाद उन्होंने हटा लिया चौरी चौरा के बाद से कि वायलेंट हो गए लोग, तैयार नहीं है। दूसरा फीचर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का था वो वुमेन्स का लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हजारों वुमेन्स आई अपने बाहर से, घर के बाहर आई और प्रोटेस्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट बनाया। पहली बार बाहर निकली, बहुत सदी पहली बार अपने घर के बाहर निकली और फॉरेन क्लोथ और लेकर शॉप पे धरना दिया। कई जेल भी गई और हाई कास्ट फैमिलीज से भी वुमेन्स बाहर आई, रूरल एरियाज में
rich peasants and households. See service to the nation as a sacred duty of nation. गांधी जी के कॉल पे उन्होंने कहा कि देश की सेवा करना सबसे पवित्र ड्यूटी है। पहली बार होते, लेकिन ये बड़े घर की वुमेन्स ज्यादा है इसमें, हाई कास्ट। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in, लेकिन कोई वुमेन्स की पोजीशन में ऐसा कोई मतलब कोई चेंज दिखाई नहीं पड़ा, कोई रेडिकल चेंज दिखाई नहीं पड़ा। This increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. Gandhiji was convinced that it was the duty of women to look after home and hearth, be good mothers and good wives. ये तो अब सब लड़कियां सब हंस रही हैं कि वुमेन्स के रोल को यहाँ तक कन्फाइन कर दिया गया। बेटा उस समय की बातें हैं, आज की डेट में तो ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। सभी लोग, आप लोग जॉब कर भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, बाहर तक आए हुए। उस समय लड़कियों की पढ़ाई लिखाई नहीं थी। हाँ, वुमेन्स की ड्यूटी है घर को संभालना करना, ऐसा गांधी जी का था। आज की डेट में तो बदल गया है भाई, अब तो सब लोग मिल करके ज्वाइंटली वर्क होता है। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज इलेक्टेड टू, और बहुत लंबे टाइम तक कांग्रेस में भी वुमेन का पार्टिसिपेशन, मतलब कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं बैठाया जाता था विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये ऑल ओवर द वर्ल्ड वुमेन्स की उस समय तक बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, लेकिन इंडिया में तो ज्यादा दबी हुई स्थितियां थी। इन लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. One such group was the nation's, हाँ? गांधी जी रूढ़िवादी, बेटा समय के हिसाब से जो पॉलिटिशियंस होते हैं, गांधी जी भी, वो गांधी जी ठीक है, वो सेंट थे, महात्मा थे, सब कुछ थे, लेकिन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो उस समय के लोगों के, जो लोगों की इच्छा होती है उसके हिसाब से वो लोग बातचीत करते हैं। ठीक, जो रेडिकल चेंज वाले जो लीडर्स होते हैं वो दूसरे होते हैं, वो रिवोल्यूशनरीज होते हैं, वो यंग होते हैं, वो भगत सिंह होते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस होते हैं। लेकिन मासेस पे पकड़ इनकी हो जाती है, जैसे उन्होंने कहा कि वुमेन्स का ये रोल है, तो वुमेन्स तो पीछे हो गई, वुमेन्स को उन्होंने फेवर नहीं किया, लेकिन तमाम मेंस इनके फेवर में आ गए, तो आदमियों का पार्टिसिपेशन मिल जाता है कि नहीं नहीं भाई, जिन लोगों को दिक्कत हो रही थी घर में, वुमेन्स आ गई, खाना नहीं बना, भी सब लोग, गांधी जी ने कहा तुम लोग घर जाके संभालो, खाना बनाओ, हम लोग बाहर कर लेंगे। इस तरह की भी चीजें जो लोग चाहते रहते हैं, जो जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, मास, वो लोग इस तरह की बातें भी को लोग जरूर ध्यान में रखते हैं, अदर उनका मास बेस खिसक जाएगा। तो सभी सोशल ग्रुप्स जो है वो स्वराज के कॉन्सेप्ट से नहीं मूव हुए। एक ऐसा ग्रुप था अनटचेबल्स, 1930 से उन्होंने had begun to call themselves दलित और ऑप्रेस्ड, उन्होंने अपने को दलित और ऑप्रेस्ड बोलना शुरू किया 1930 से। कांग्रेस ने दलितों को इग्नोर किया हुआ था, उनको लगता था कि ये जो सनातनी है, उनको दिक्कत हो जाएगी दलितों से। कमाल है साहब, कमाल है। महात्मा गांधी को बात समझ में आ गई कि बिना दलितों को लिए हुए हिंदुस्तान का आप रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। एक बहुत बड़ी जनसंख्या है भाई, और आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी जो कंडीशंस है वो इंप्रूव होनी ही चाहिए हर हालत में। सब ह्यूमन तरीके से रखा जा रहा है, अनटचेबिलिटी निभाई जा रही है, ये क्राइम है, ये एकदम क्राइम है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्राइम डिक्लेयर भी किया गया, सजा भी है, आप ये सब नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो अपर कास्ट वाले थे उनको, वो जो ट्रेडिशनल वाले थे चीजें थे, उनको वो इक्वलिटी देने को तैयार नहीं, सारा काम वही करेंगे, सब कुछ वही करेंगे, बस राइट्स नहीं मिलेंगे उनको, क्योंकि उनका जन्म यहां के बजाय वहां पे हो गया।
तो महात्मा गांधी ने कहा कि साहब अगर उन लोगों को नहीं शामिल किया जाएगा तो 100 साल तक कोई स्वराज वराज आना है नहीं, अगर अनटचेबिलिटी खत्म नहीं होगी तो। आज की डेट में जो हिंदुस्तान की जो स्थितियां हैं उसका बहुत बड़ा रीजन है कि अनटचेबिलिटी खत्म है लगभग। कुछ कुछ सर्टेन पॉकेट्स आप छोड़ दीजिए, जहां कहीं भी वो बड़े छुप छुपा के हो रही है। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है एंड और इसमें खैर मतलब इसमें दलित मूवमेंट जो उन्होंने खुद अपना चलाया है उससे ही पूरे फायदे हुए, अपनी लड़ाई खुद करनी पड़ती है। बाबा साहब हुए, काशीराम हुए, मायावती हुई, चंद्रशेखर अभी आए हुए हैं, ज्योतिबा फूले वो तो हाँ बोलो तो ही है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कभी बात हो रही थी साहब, तो उन्होंने कहा था साहब कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे थे कि हाँ हम इतने गरीब थे कि हम बचपन में कि हम चाय बेचते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते थे बड़े भाग्यशाली थे आप, आपके हाथ की चाय लोग पी लेते थे। अब आज की डेट में मतलब वो हो ना हो वो हम उसकी बात नहीं करें, बट ही इज इन द रेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नाउ। कम से कम यहां तक तो बात आई। और ये सब बड़ी उपलब्धियां हैं बेटा। जगजीवन राम रहे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर रहे, वो भी प्राइम मिनिस्टर की रेस में रहे। ये सब बड़ी उपलब्धियां हैं हम लोगों की, सबकी, पूरे देश की है। और अनटचेबल्स को उन्होंने हरिजन कहा कि जो ये भगवान के बच्चे हैं। और सत्याग्रह उन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि उनकी मंदिरों में एंट्री हो, पहले मंदिरों में एंट्री तक नहीं थी। और ये जो पब्लिक वेल, टैंक्स, रोड, स्कूल्स, इन सब जगह पे जाएंगे। बाबा साहब तक को वो क्लास के बाहर बैठते थे, और वहां से फिर वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सॉरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सब जाते हैं। और ही हिमसेल्फ, और वो क्या उन्होंने खुद टॉयलेट साफ करना शुरू किया टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी, द स्वीपर्स के काम को उन्होंने कहा। और देखिए आज के डेट में इतना हो गया है कि अब हर आदमी अपने घर की टॉयलेट साफ कर रहा है। ठीक, वहां उस टाइम पे उन्होंने कहा कि ये था टॉयलेट साफ करना है आपके, ये क्लीननेस का काम है, बड़ा काम है, ये कोई छोटा काम नहीं है ये। जापान में तो स्वीपिंग का काम जो सबसे अमीर लोग होते हैं वो करते हैं। किसी भी मॉल में जो उनके बड़े बड़े मॉल के जो मालिक होते हैं, स्वीपिंग का काम सिर्फ फैमिली मेंबर्स करते हैं। एंड परसुएडेड अपर कास्ट के साथ, और अपर कास्ट ने कहा कि आप लोग अपना हार्ट बदलिए, ये पाप है अनटचेबिलिटी। लेकिन तमाम दलित लीडर्स जो थे वो were keen on a different political solutions to the problem of the community। वो लोग कहते थे सब इस कम्युनिटी के लिए दूसरे पोलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू करा। और उन्होंने कहा कि साहब हम लोग के सीटें रिजर्व करिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए जिसमें सिर्फ दलित मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अपने मेंबर्स को चुनेंगे। बाबा साहब इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड डिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। और जब जब पॉलिटिकल पावर आएगी तो उनकी चीजें अपने आप खत्म होंगी। और नो डाउट जो मैंने खुद देखा हुआ है कि जब मायावती जब चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बनी उत्तर प्रदेश की, तो बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ वो पॉलिटिकल पावर से। और एक बार हो गया तो हो गया, तो इसके बाद जो भी गवर्नमेंट आई सबने उस चीज को सपोर्ट किया। मतलब political empowerment, they believed would resolve the problem of their social disability. Dalit participation in the disobedient movements was therefore limited। और ये जो, लेकिन ये लिमिटेड था महाराष्ट्र और नागपुर में ही, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। बाबा साहब और एक डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया 1930 में। और महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित को लेकर के उनकी पूरी बहस भी हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंबेडकर की डिमांड को सुना,
गांधी जी ने फास्ट ऑन टू डेथ शुरू किया कि नहीं। गांधी जी कहते थे कि जो दलित हैं वो भी हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। बाबा साहब का कहना था कि साहब जब हम लोग के रीति रिवाज अलग अलग हैं, आपके यहाँ के धार्मिक स्थलों में हमारी एंट्री नहीं है, आपस में शादी ब्याह नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाया जाता है, तो हम लोग एक कैसे हो सकते हैं। वो सेपरेट फॉर दलित की बात वो करते रहे सोसाइटी में। गांधी जी जो बैठ गए कि हम फास्ट ऑन टू डेथ, अम्बेडकर के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा, अम्बेडकर मान गए गांधी की बात, भाई अब कौन, वहीं पे पूना पैक्ट हुआ, मान गए कि ठीक है भाई आप ही जीते। अब गांधी जी जिद्दी थे, वो अब डेथ तो उनकी कोई नहीं चाहता था ना, तो बाबा साहब मान गए और रिजर्व सीट कर दी गई प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। इतनी सीटों पे अब डिप्रेस क्लास के लोग आएंगे, जिसको बाद में शेड्यूल्ड कास्ट नाम दिया गया, लेकिन उनका वोट जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बनेगा जैसे मुस्लिम्स का था जो 1909 में शुरू हुआ था। उससे तो और डिवीजन हो गया, वो तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान किया सेपरेट इलेक्टोरेट। सबको लगता है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग अलग होने लगे, और जबकि वास्तव में सारा ये पूरा खेल ब्रिटिशर्स खेल रहे थे, आपस में लड़वा दो। दलित मूवमेंट however continued to be apprehensive of the Congress led national movement। लेकिन जो दलित मूवमेंट था वो कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट से वो लोग को लग रहा था कि लोग ऐसा तो ना होगा कि लोग हमारे कॉज को ही भूल जाएंगे। तो कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में थे, वर लुकवर्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी ने भी कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया। और जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जब खत्म हुआ था, तो एक लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फील एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। एक लार्ज सेक्शन को लगने लगा कि हम लोग कांग्रेस से हम लोग अलग हैं। मिड 1920 से कांग्रेस जो है वो ज्यादा ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप के साथ आती चली, जैसे हिंदू महासभा। इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो हिंदू महासभा का भी पार्टिसिपेशन था, मुस्लिम लीग का भी पार्टिसिपेशन था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर सारे ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर सब लोग अलग अलग हो गए, और फिर जब चीजें नहीं मिलती हैं तो एक दूसरे के ऊपर सब लोग दोष डालना शुरू कर देते हैं। तो जस्ट रिलेशन से जो हिंदू और मुस्लिम्स के वो लगातार खराब होने लगे, और हर दोनों कम्युनिटीज अपने अपने रिलीजियस प्रोसेशंस मिलिटेंट फेरोवर से लेके आने लगे, और हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस शुरू हो गया, राइट शुरू हो गए वेरियस सिटीज में। उसके पहले कहीं से ऐसे इंसिडेंट्स नहीं मिलते। 1920 के बाद से शुरू हो रहा है। नहीं, तिलक की डेथ हो चुकी है तब तक, लेकिन हिंदू मुस्लिम में एकदम इतना ब्रिटिशर्स ने इतना जहर बीच में बो दिया था कि हिंदू कम्युनिटी अलग है, मुस्लिम कम्युनिटी अलग है, दोनों की डिमांड अलग है, जबकि लगभग सेम एरिया में, सेम इकोनॉमिक कंडीशन में, सेम तरीके से सब लोग साथ रह रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। 1857 तक कहीं दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। एवरी राइट, और जितने राइट होते गए दोनों कम्युनिटीज में डिस्टेंस बढ़ते चले गए, और यही सब फिर हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े हो गए। हिंदुस्तान निकल गया, अलग हो गया, पाकिस्तान उधर अलग बन गया, बांग्लादेश अलग बन गया, और एक दूसरे को खोने से सबको नुकसान हुआ। बांग्लादेश अलग है, एक
जो एक हिंदुस्तान है, जो असली भारतवर्ष है, वो इन सबको लेकर के है। वो फिर अगर वो ऐसा है तो समझिए कि पूरे वो यूरोप के ऊपर भारी पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन से कम ताकतवर नहीं। चाइना को चैलेंज ही वही हिंदुस्तान दे सकता था, सब लोग, मतलब उससे तो आगे होना ही होना था। Congress and Muslim leagues made effort to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity would be forced. ये कोशिश करी गई रीनिगोशिएट करने की 1927 में। 1927 कहते हैं कि ऐसी यूनिटी अब संभव नहीं। 1927 में जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वगैरह जब बनाई जाती है, जब मोतीलाल नेहरू उसके ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन बनते हैं, अपना ड्राफ्ट रेजोल्यूशन देते हैं, तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। तो कुछ जितना आगे बढ़ते थे तो कोई एक पीछे, वो मोहम्मद अली जिन्ना खड़े हो गए, मुस्लिम लीग का ये हो गया, उनका भी ठीक ठाक था यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम्स का नंबर ऑफ मुस्लिम, मतलब नंबर ऑफ मुस्लिम्स भी ठीक ठाक थे, तो इग्नोर नहीं किया जा सकता था। और ब्रिटिशर्स इसी का बहाना ढूंढते रहते थे कि आपस में लड़ते रहो, हम शासन करते रहे, सबको कमजोर बना करके। Important differences were over the question of representation in the future assemblies that were to be elected. कि जो भविष्य में जो चुनी जाएगी फ्यूचर असेंबलीज, उसमें क्या होगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो एक मुस्लिम लीग के लीडर थे, वो कह रहे थे साहब सेपरेट अलोट्रोट की उनकी डिमांड थी कि अगर मुस्लिम्स को एश्योर्ड कर दिया जाए कि उनकी पार्लियामेंट में जो है उस सीटें रिजर्व रहेंगी और रिप्रेजेंटेशन जो है प्रपोर्शन इन पॉपुलेशन रहेगा मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस से बंगाल और पंजाब में, तो बात हो सकती है। लेकिन ऑल पार्टी को जो अभी आप लोग से बोल रहे थे, वो पे यहां तो तैयार हो गए थे कि हम लोग जितने लोग हैं उतना अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन होता रहे तो हमें दिक्कत नहीं, और जहां पे हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं, जहां पे मुस्लिम पंजाब और बंगाल में, वहां पे उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए, और ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से सेंट्रल लेजिस्लेटिव में होना चाहिए। लेकिन वहां पे एम आर जयकर जो थे, वो हिंदू महासभा के, वो इस बात के अगेंस्ट हो गए। उन्हें कहा नहीं, ये नहीं होगा। उन्नीस सौ 28 में when the civil disobedience movement started was thus an atmosphere of suspicion and distrust between the community, और जो civil disobedience movement शुरू हुआ था तो आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं था, संदेह की निगाह से देखे जा रहे थे। और alienated from the Congress, large section of Muslims could not respond to the call for a united district. तो कांग्रेस के कहने पर मुसलमानों का पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं होता। कई मुस्लिम लीडर्स और इंटेलेक्चुअल ने इसके ऊपर कंसर्न किया कि स्टेटस ऑफ मुस्लिम इज ए माइनॉरिटी विद इन इंडिया। They feared that culture and identity of minorities would be submerged with the domination of Hindu majority के साथ। जो हमारा कल्चर है जो है वो खत्म हो जाएगा, हम माइनॉरिटी को कुछ मिलेगा नहीं। कोई फायदा थोड़ी हुआ, ऐसा थोड़ी हुआ कि उसका पूरा कल्चर खत्म हो गया, अलग भी हुआ। अब तो और ज्यादा माइनॉरिटी थी यहाँ पे। अच्छा, ये अगला चैप्टर है। 1930 में मोहम्मद इकबाल साहब थे प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। इन्होंने ही लिखा था, मोहम्मद इकबाल साहब ने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। As president of the Muslim League, reiterated the importance of separate electorates for the Muslim as an important safeguard. तो मिसट्रस्ट हो गया ना, तो भरोसा ही दूसरे पे जब खत्म हो गया तो फिर कहां से साथ सब रह पाएंगे। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर हम लोग यहीं से शुरू करेंगे हम लोग।